हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पे। आप देख रहे होंगे हमारा जो वीडियो है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का आगे का जो टॉपिक चल रहा है उसी टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने आपको प्यूरीन पायरिमिडीन ये सब का बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया था, उसका टाइप्स मैंने आपको बता दिया था। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का। देखिए, डीएनए के स्ट्रक्चर में जो टेक्निक यूज़ किया गया था वो टेक्निक यूज़ किया गया था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ये सारा इम्पोर्टेंट डेटा आपके लिए उपलब्ध है यहाँ पे। तो जो टेक्निक यूज़ किया गया था वो क्या था, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। और इससे जो रिलेटेड साइंटिस्ट थे, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से इस टेक्निक को जो यूज़ करने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था विलिकिंस और फ्रैंकलिन। साथ में डबल हेलिक्स मॉडल जो था डीएनए का 1953 में दिया गया था वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। टेक्निक हमारा यही यूज़ किया गया था, तो इसी वजह से वाटसन, क्रिक और विल्किंस ये तीनों को नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया गया था 1962 में। अब देखिए इस मॉडल की प्रॉपर्टीज़ क्या है। इस मॉडल की प्रॉपर्टीज़ को अगर हम लोग देखें तो क्या बता रहा है कि डीएनए इज़ मेड अप ऑफ कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर प्यूरीन एंड पायरिमिडीन, है ना। प्यूरीन जो था ना वो डबल रिंग स्ट्रक्चर था, पायरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर था आपका। तो प्यूरीन और पायरिमिडीन का बना हुआ होता है ये। उसी तरह से अगला जो आपका प्रॉपर्टीज है उसमें क्या है कि पॉलीपेप्टाइड चेन कम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल टू ईच अदर, है ना। इसमें जो आपका जो चेन होता है ना, जो आपका न्यूक्लियोटाइड का चेन होता है उसमें एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री होता है। कम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब आपको याद होगा एडेनिन जो था, उसमें एडेनिन जो था वो मिलता था किसके साथ, तो एडेनिन आपका मिलता था किसके साथ, थाइमिन के साथ। और गुआनिन मिलता था किसके साथ, साइटोसिन के साथ। तो एक कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होता है ये, है ना। उसी चीज़ के बारे में बात की गई है। और एंटी पैरेलल होता है। एंटी पैरेलल कहने का मतलब क्या होता है कि इसका जो शुगर का जो बेस पेयर था ना उसमें शुगर का जो आपका प्राइम था, मैंने बताया था ना कि शुगर में आपका जैसे ये शुगर का हमारा जो स्ट्रक्चर था, इस शुगर के स्ट्रक्चर में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा कार्बन यहाँ पे मेरा था। तो कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर कहने का मतलब क्या कि देखिए 5 कार्बन से आपको अटैच होता था फॉस्फेट, और यहाँ फिर 3 से अटैच होगा फॉस्फेट। यहाँ 5 से अटैच होता था फॉस्फेट और 3 से अटैच होगा। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखोगे ना तो कुछ आपको ऐसा नज़र आएगा। मतलब क्या कि अगर इधर 5 है तो इधर आपको क्या रहेगा, 3। तो नीचे देखिए वही लिखा हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड देखिए यही दोनों है, जो 5 प्राइम से और 3 प्राइम से फॉस्फेट के साथ जो अटैच होता है ना उसी को हम लोग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। ऐसे मैं इसका स्ट्रक्चर आपको अभी बताऊंगा। तो यहाँ पे वही है, डायरेक्शन जो है ना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होता है उसका अपोजिट होता है। मतलब एक एक जो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है आपका, एक स्ट्रैंड में अगर ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो दूसरे स्ट्रैंड में ये 5 प्राइम से 3 प्राइम हो जाएगा। ओके, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो इम्पॉर्टेंट बात आपका क्या है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक यूज़ किया गया था विलिकिंस और फ्रैंकलिन के द्वारा ये टेक्निक यूज़ किया गया था। डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था 1953 में। जो टेक्निक यूज़ किया गया था वो टेक्निक यही था आपका। और साथ में वाटसन, क्रिक और विलिकिंस को इसी पर्पस के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1962 में। प्रॉपर्टीज़ में हम लोग देख रहे हैं तो डीएनए जो होता है कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर का बना हुआ होता है, प्यूरीन और पायरिमिडीन, जिसके बारे में मैंने इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है। और ये जो प्यूरीन और पायरिमिडीन जो होता है वो क्या होता है, एंटी पैरेलल और कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो होता है बनाता है डीएनए के अंदर। जो 3 प्राइम से 5 प्राइम, एक स्ट्रैंड अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो दूसरा स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब देखिए इसी मॉडल को हम लोग अगर आगे बढ़ाते हैं तो देखिए आपको यहाँ क्या दिया हुआ है कि न्यूक्लियोटाइड जो आप देख रहे हो वो क्या होता है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड बाउंडेड बाय एच बॉन्ड। आपको क्या मिलेगा, एच बॉन्ड मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए यहाँ पे एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। कुछ इसी टाइप का होता है ना। अब देखो एक चीज़ ध्यान देना है कि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग देखें तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड की स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। जी और सी जो होता है ना,
जी और सी का जो होता है ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, इसकी स्टेबिलिटी कुछ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एटी। अगर मान लो कोई डीएनए में जी और सी ज़्यादा रहेगा ना, तो वो ज़्यादा स्टेबल डीएनए होगा एज़ कम्पेयर टू एटी। ओके। और क्या है भाई, डीएनए जो है वो स्टेबल हेलिकल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है ना। हेलिकल स्ट्रक्चर मैं आगे बता रहा हूँ इसके बारे में। अब इसके बाद आप देख रहे होगे चारगफ्स रूल है, लेकिन चारगफ्स रूल के पहले मैं आपको बता दूं डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखिए, यही डीएनए का स्ट्रक्चर बताया गया है आपको। देखिए ये डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, यही हेलिकल स्ट्रक्चर है जो किसके द्वारा दिया गया था, वाटसन और क्रिक के द्वारा। यही मॉडल जो था प्रोवाइड किया गया था उसमें। तो आप देख रहे होंगे ये जो आप स्ट्रैंड देख रहे हो ना, ये जो दो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है एक दूसरे का, ये स्ट्रैंड एक्चुअली में बना हुआ होता है किसका, तो देखिए ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन होता है। ये किसका स्ट्रैंड होता है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन होता है। और डीएनए की इस स्ट्रैंड को अगर आप देख रहे होंगे तो आप देखिए ये और ये जो है ना, ये वाला पॉइंट जो ये जो आप देख रहे हो ये मेजर ग्रुप है, जबकि इधर से अगर हम लोग देखें तो ये आपका माइनर ग्रुप हो जाएगा, है ना। ये हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, माइनर ग्रुप हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा आपका मेजर ग्रुप हो जाएगा। और ये बीच में जो लैडर के बीच बीच में ये जो आप देख रहे हो, ये लैडर के बीच वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो ये बेस पेयर है। ये बेस पेयर जो होता है ये बना हुआ होता है, देखिए ये लैडर का ये हिस्सा दिखलाया गया है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया ना कि 3 प्राइम अगर एक तरफ है तो दूसरे तरफ क्या होगा 5 प्राइम। अगर हम लोग इसको इस फिगर में देखते हैं तो देखिए आपका क्या है, ये देखिए आपका शुगर है, डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो देखिए फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन। तो फिफ्थ कार्बन पे आपका क्या है, फॉस्फेट, फॉस्फेट जुड़ा हुआ है ना। और इधर देखिए 3 कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। तो ये जो बॉन्ड है ना, इसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यही बॉन्ड है आपका, यही बॉन्ड को बोला जाता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और आपको याद होगा कि प्यूरीन जो आपका है और पाइरिमिडीन है, देखिए तो प्यूरीन जो होता है वो मैंने बताया था ना कि ये देखिए ये किस कार्बन से अटैच था, तो ये 9वें कार्बन से अटैच था, 9th कार्बन से अटैच है ना। और प्यूरीन जो होता है वो किसके कार्बन से अटैच होता है, फर्स्ट कार्बन से अटैच होता है। ये ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया है ये सारी बातें। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्राइम से, शुगर का फर्स्ट प्राइम से कौन अटैच है, 9 वाला जो, मतलब कि प्यूरीन का जो 9वां नाइट्रोजन है ना वो अटैच होता है। और पाइरिमिडीन का जो फर्स्ट नाइट्रोजन होता है वो फर्स्ट प्राइम से अटैच होता है इधर शुगर से, आप देखिए, है ना। और इधर अगर 5 प्राइम है, इधर शुगर का क्या है 5 प्राइम है, तो इधर शुगर का क्या है 3 प्राइम है। तो देखिए ये वही लिखा हुआ है 5 प्राइम और 3 प्राइम। देखिए ये एंटी पैरेलल है ना, ये क्या है, स्ट्रैंड एंटी पैरेलल है एक दूसरे का। ओके। और आप देख रहे होंगे एडेनिन के साथ थाइमिन है, और यहाँ पे देखिए डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ देखिए नीचे अगर आप देखेंगे तो क्या है आपका, साइटोसिन और गुआनिन है। साइटोसिन और गुआनिन के बीच में आप देख रहे होंगे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड अवेलेबल है ना। तो देखिए यहाँ पे साइटोसिन जो होता है वो क्या होता है, पाइरिमिडीन होता है। अब पाइरिमिडीन का देखिए फिर उससे वही हो गया फर्स्ट, और फर्स्ट ये भी क्या होगा, फर्स्ट का फर्स्ट नाइट्रोजन है आपका। और अगर हम लोग इधर देखें तो ये क्या है, 9वां नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है ना। और आपको ये की बात मैं याद दिला दूं, मैंने पिछले वीडियो में बताया इस बात को कि ये जो हमारा बॉन्ड आप देख रहे हो ना, ये जो बॉन्ड हमारा देख रहे हो, ये बॉन्ड क्या है, तो इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं ना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है आपका, याद होगा आपको मैंने बताया था, है ना। तो देखिए ये जो है आपका शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन है। ये जो बैकबोन आप देख रहे हो ना, ये बैकबोन जो आप देख रहे हो ये शुगर और फॉस्फेट का है। बैकबोन देखिए यही है आपका। साथ ही बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, दोनों स्ट्रैंड जो होता है एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। ओके, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है ना। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर इसकी ज़रूरत पड़ेगी फिगर को तो मैं आपको बताऊंगा। आगे हम लोग क्या देख रहे हैं, चारगफ्स रूल आ गया। अब देखो चारगफ्स रूल जो है ना वो डीएनए के स्ट्रैंड्स के स्टेबिलिटी को या फिर उसका जो प्रॉपर्टीज़ था उसको प्रॉपरली डील करता है। ये कहता क्या है कि द अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्विवेलेंट टू पाइरिमिडीन, मतलब प्यूरिन जो होगा ना उसका अमाउंट पाइरिमिडीन के बराबर होगा, ऐसा कुछ बात कहा गया था चारगफ्स रूल में। देखिए उसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, एडेनिन प्लस गुआनिन इज इक्वल टू थाइमिन प्लस साइटोसिन, दोनों का वैल्यू बराबर होगा। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A + G/T + C इज इक्वल टू क्या,
1, चूँकि ये दोनों बराबर होगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखो ऐसा भी बताया गया था कि एडेनिन और थाइमीन और गुआनिन और साइटोसिन, मतलब प्यूरिन बटा पाइरिमिडीन, है ना। तो प्यूरिन बटा, अगर मान लो यहाँ पे एडेनिन और थाइमीन का क्या है, कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, गुआनिन और साइटोसिन भी क्या है, कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, तो इसका वैल्यू जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर स्पेसीज के लिए, ये वैल्यू बदलेगा नहीं आपका। ओके, अब देखिए एक यूकैरियोटिक डीएनए को अगर आप देखोगे ना प्रायः, तो यूकैरियोटिक डीएनए में आपको एडेनिन और थाइमीन का वैल्यू ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू गुआनिन साइटोसिन, मतलब A+T का वैल्यू जो होगा वो ज़्यादा होगा किससे, G+C से। और अभी आपको याद होगा मैंने थोड़ा देर पहले आपको एक बात बताया था कि AT का वैल्यू अगर GC से ज़्यादा हो, इसका मतलब ये डीएनए क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। ऐसा क्यों होगा, लेस स्टेबल क्यों होगा भाई, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड देख रहे हैं इसमें क्या होगा, कंपैरेटिवली कम होगा ना एज कम्पेयर टू GC। जबकि अगर आप प्रोकैरियोटिक डीएनए को देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, G+C का वैल्यू जो होगा वो A+T से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब G+C का वैल्यू A+T से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या इसमें क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि GC में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, ये मोर स्टेबल डीएनए माना जाता है एज कम्पेयर टू AT। इसको हम लोग AT डीएनए भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, AT डीएनए, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, GC डीएनए। ओके, तो यूकैरियोटिक में AT डीएनए और प्रोकैरियोटिक में GC डीएनए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। अभी मैंने जो बताया, अभी मैंने आपको जो दिखलाया वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही था। तो क्या कहता है, बैकबोन ऑफ रेलिंग मेड अप ऑफ फॉस्फेट एंड शुगर। देखिए आपको याद होगा मैंने अभी आपको बताया था कि ये हमारा बैकबोन है, देखिए फॉस्फेट और शुगर का बना हुआ है। ये जो बैकबोन आप देख रहे हो ना, ये है ना बैकबोन हमारा, तो ये बना हुआ है किसका, फॉस्फेट और शुगर का, बैकबोन बना हुआ है फॉस्फेट और शुगर का। फिर क्या कहता है, स्टेप्स मेड अप ऑफ नाइट्रोजन बेस। देखिए ये स्टेप्स आपका यही है, लैडर का स्टेप्स यही है, यही है लैडर का स्टेप्स, तो ये बना हुआ है किसका, नाइट्रोजन बेस का। देखिए यही स्टेप है, तो ये स्टेप बना हुआ है किसका, नाइट्रोजन बेस का। और कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन द स्टेप, ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है कि ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो ना, ये जो स्टेप्स का डिस्टेंस है, ये स्टेप्स का डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रम का। एक्चुअली में 10 बेस पेयर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 बेस पेयर है। अगर ये टोटल 10 बेस पेयर हो, जैसे अगर आप एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में देखोगे ना तो 10 बेस पेयर मिलेंगे, तो 10 बेस पेयर में जो होते हैं, 10 बेस पेयर जो होगा वो कितने एंगस्ट्रम का हो जाएगा, 34 एंगस्ट्रम का। तभी तो एक बेस पेयर जो होगा वो 3.4 एंगस्ट्रम का होगा। वही है, देखिए कॉमन डीएनए में ये क्या होता है, हेलिकल लेंथ जो होता है वो 10 बेस पेयर का होता है। उसी तरह से आपसे बात कर रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड 20 एंगस्ट्रम। देखिए ये जो दो स्ट्रैंड आप देख रहे हो ना, ये दो स्ट्रैंड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, तो 20 एंगस्ट्रम का होता है। वही बात है ये। ओके, नेक्स्ट बोला जा रहा है आपका क्या, द रोटेशन ऑफ ईच स्ट्रैंड इज 36 डिग्री। अब देखिए जैसे ही 10 बेस पेयर कंप्लीट होगा ना, तो ये जो हेलिक्स है ना वो 360 डिग्री से घूम जाएगा। तो 360 डिग्री से घूम जाएगा तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा कि एक जो बेस पेयर है उसके बीच का एंगल कितना है, तो वो हो जाएगा कितना, 36 डिग्री। और 10 बेस पेयर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 10 बेस पेयर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, है ना, वही चीज़ है ये। और देखिए क्या कहता है, प्रोकैरियोटिक डीएनए जो होता है विदाउट हिस्टोन होता है। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे जब डीएनए का पैकेजिंग पढ़ेंगे, तो प्रोकैरियोटिक डीएनए में हिस्टोन नहीं होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन जब नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक डीएनए जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। और जो हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है ना, जिस बॉन्ड से ये प्रोटीन लिंकेज रहता है उसको बोलते हैं सॉल्ट लिंकेज। और इसमें आपको मेन रूप से मैग्नीशियम आयन मिलेगा। यूकैरियोटिक डीएनए जो हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा हुआ होता है, तो किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, सॉल्ट लिंकेज से जुड़ा हुआ रहता है, जिसमें आपको मिलता है क्या, मैग्नीशियम आयन। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। देखिए डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए क्या कहता है, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए कहता है क्या कि डीएनए जो होता है ना उसका स्ट्रैंड जो है वो टूट जाता है। वो अपने मतलब डबल स्ट्रैंड जो डीएनए है ना, जैसे ये दो स्ट्रैंड आपको बताया गया डीएनए का, तो बोथ ऑफ द स्ट्रैंड गेट सेपरेटेड टुगेदर। ये दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा।
कुछ केमिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा या फिजिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा, उसी को बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, है ना। तो देखिए कहा गया है क्या कि 80 to 90 डिग्री सेल्सियस पे एच बॉन्ड ऑफ डीएनए ब्रेक एंड कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सेपरेट, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक डीएनए इज हाईयर स्टेबल, अभी मैंने बताया ना प्रोकैरियोटिक डीएनए में जो होता है उसमें जी और सी का कम्बिनेशन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ए और टी। तो जब जी और सी ज़्यादा होगा ए टी से, तो क्या होगा, नंबर ऑफ एच बॉन्ड भी क्या होगा, नंबर ऑफ एच बॉन्ड जो होगा उसका क्या होगा, हाई होगा, है ना। इसके अलावा जो डीनेचुरेशन होता है ना वो आपको रेडिएशन से भी होता है, रेडिएशन भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, टेम्परेचर तो रिस्पॉन्सिबल है ही है, टेम्परेचर तो रिस्पॉन्सिबल है ही है, रेडिएशन रिस्पॉन्सिबल है, इवन कुछ केमिकल्स भी रिस्पॉन्सिबल है डीनेचुरेशन के लिए, केमिकल से भी डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए होता है। ओके, अब नीचे आपको बताया गया है टाइप्स ऑफ डीएनए। देखिए टाइप्स ऑफ डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ हेलिक्स लेंथ है, उनके बीच का बेस पेयर का जो डिस्टेंस है, बेस पेयर और डायमीटर के हिसाब से मैंने डीएनए को टाइप बताया है। साथ ही यहाँ पे और एक बात ध्यान देना है, मैं उसको लास्ट में कर दूंगा, कि जैसे देखिए यहाँ पे ए बी सी डी और जेड, ये 5 टाइप मैंने आपको बताया है, जिसमें ए का हेलिक्स लेंथ कितना है 20। ये आपको डेटा टाइप का, एक डेटा को याद रखना है आपको। जो इम्पोर्टेंट है इसमें आपका बी डीएनए कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही डीएनए जो है वो खोजा गया था किसके द्वारा, आपका ये वाटसन एंड क्रिक जो थे ना, उन्होंने वी डीएनए को ही खोजे थे, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा यही डीएनए को सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था। तो बी डीएनए में आप देख रहे हैं, देखिए हेलिक्स लेंथ अभी मैंने बताया 34 एंगस्ट्रम का होता है, 3.4 उसका बेसिक डिस्टेंस हो जाएगा, और नंबर ऑफ बेस पेयर कितना हो जाएगा 10, और उसका डायमीटर कितना हो जाएगा, मतलब जो लेंथ का जो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हो जाएगा 20 एंगस्ट्रॉम। मैंने ये डाटा पहले भी बताया आपको। तो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बी डीएनए, और एक लास्ट वाला फिर आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेड डीएनए, इसको जिगजैग डीएनए भी बोलते हैं हम लोग। लगभग 45.6 एंगस्ट्रॉम का इसका हेलिक्स लेंथ होता है, और डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर जो होता है वो देखिए सबसे ज़्यादा है 3.75 एंगस्ट्रॉम का, नंबर ऑफ बेस पेयर 12 होता है इसमें, और 18.4 एंगस्ट्रॉम का डायमीटर होता है इसका, है ना। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना ए बी सी डी डीएनए जो होता है, ये एक्चुअली में राइट हैंडेड डीएनए होता है। राइट हैंडेड डीएनए का मतलब क्या, राइट हैंडेड डीएनए का मतलब क्या कि ये क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन का डीएनए है, ये क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन का डीएनए है। जबकि इसमें जेड डीएनए जो आप देख रहे हो ना, ये जो जेड डीएनए आपको बताया है ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डीएनए होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है इस चीज़ को कि ए बी सी डी डीएनए कैसा डीएनए है, क्लॉकवाइज या राइट हैंडेड, और ये लेफ्ट हैंडेड ओरिएंटेशन का डीएनए। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया क्या डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए क्या होता है और डीएनए का टाइप्स क्या होता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मेडिकल वगैरह में कभी कभी आपको आ जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हमने देख लिया डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। अब इसके बाद का जो आपका वीडियो होगा, उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, इससे रिलेटेड कुछ हम लोग एक्सपेरिमेंट्स देख लेंगे, तब फिर हम लोग पैकेजिंग ऑफ डीएनए के बारे में बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे बने रहने के लिए।